ठीक है, कल से 5 डिब्बे और बढ़ा दे। हाँ, आती हूँ। तो आपकी डील पक्की हो गई मम्मा? हाँ, एकदम पक्की हो गई। अब तुम्हारी मम्मा बहुत बड़ी बिजनेस वाली बनने वाली है। वाओ, ग्रेट मम्मा। मम्मा, अब हमारा घर भी बहुत बड़ा होगा ना? हाँ, बहुत बड़ा और आलीशान घर होगा हमारा, और जहाँ पर नौकर चाकर सब होंगे। हाँ, और बड़ी बड़ी कार्स भी होगी। हाँ, कार्स भी लेंगे। मम्मा, मुझे एक चॉपर भी चाहिए। चॉपर? ठीक है, चॉपर भी ले लेंगे। अरे नानी, मम्मा मुझे चॉपर दिलवाएगी। जी कितनी बार बोला है मुझे नानी मत बोला कर, ऐसे सबके सामने तो नहीं। अरे मैम, आप क्यों ले आई? मुझे बता देती ना, मैं ले आता खाली टिफिन। अरे तू कहीं और गया था ना डिलीवरी के लिए, इसलिए मैं ले आई। खाली टिफिन से आने में लेट हो जाता है तो डिलीवरी भी लेट हो जाती है। अच्छा राघव, चलो शाम की तैयारी करो टिफिन। हाँ, फाल्गुनी, तुम्हारी कामयाबी की चाबी बन सकता हूँ मैं। तो मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? अरे संजीव, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। रूही बेटा, तुम अंदर जाके चेंज कर। 1 साल पहले तुमने बिजनेस के लिए मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे और उसको बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए और ले लिए। अरे मामूली से टिफिन सर्विस के बिजनेस में 8 लाख रुपए खपा दिए। तुम मुझे मेरा काम समझाने आए हो? तुम मेरा पैसा तो लौटा नहीं पा रही हो। टू बी फ्रैंक, तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता। एक काम करो, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ। तुम्हें बिजनेस करना भी सिखा दूंगा और तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। अपनी हाथ में रहो संजीव। मधु, क्या है ये? तुमने तो कहा था तुम इसे शादी के लिए मना लोगी। मैं बात करती हूँ ना इससे। माँ से ना मेरी जिंदगी का फैसला कर सकती है, ना ही मेरे बिजनेस में कोई फैसला ले सकती है। देखा मधु, इसने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। ये तुम्हें अपनी बॉसी नहीं, काम वाली समझती है। संजीव, तुम मासी को भड़काने की कोशिश मत करो। बहुत अकड़ है ना तुझमें। चल अभी क्या, अभी मेरा पैसा निकाल, नहीं तब मैं तुझे अपना असली रूप दिखाता हूँ। मुझे हैरास करने की कोशिश मत करना संजीव। तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, वो भी पूरे ब्याज के साथ। ब्याज तो मैं वसूल करूंगा, इस थप्पड़ का भी। मासी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी है, फिर भी आप। मैं तुम्हारे भले का सोच रही थी फाल्गुनी। विधवा की जिंदगी आसान नहीं होती। अरे खुद के बारे में नहीं, पर रूही के बारे में तो सोच। टिफिन सर्विस का छोटा मोटा काम है तुम्हारा, उसमें भी इतना सारा कर्जा चढ़ चुका है, उसमें कमाई तो होती ही नहीं है। ऐसा ही रहा तो रूही को कैसे पालोगी तुम? मासी, मैं आप जैसी नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए रिश्ते बदलती फिरूं। अरे अगर संजीव आपको इतना ही भाग गया है तो आप ही कर लो ना उसके साथ शादी। वैसे भी आपकी शादी तो हुई ही नहीं है। बस कर फाल्गुनी, मैंने तुझे अपनी बेटी माना, मैंने तेरे लिए अपना घर नहीं बसाया और तू मुझे खरी खोटी सुना रही है। मासी, आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपको पता है ना मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ। सारी टेंशन तुझे ही है। मम्मा, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, ना कार्स ना चॉपर। आप टेंशन मत लो। तो है तो मुझे क्या टेंशन है? और सपने देखना बुरी बात नहीं है बेटा। माना कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मिलके अपना कल तो संवार सकते हैं ना। आई नो मम्मा, यू आर द बेस्ट। जब मंजिल दूर हो तो वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने के लिए हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, और अब मैं उस रास्ते पर जाने का सोच रही थी जिसे मैंने सालों पहले छोड़ दिया था। पकड़ रहे उसको। कौन आप लोग? क्या चाहिए? छोड़ो इन्हें।
तुम्हारे पूरे पैसे, वो भी ब्याज के साथ। 4 महीने में इतना पैसा कमा लिया? तुमसे मतलब? अरे तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? एक्चुअली उस दिन मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करके एक गलती की। अगर मैं तुम्हें सिर्फ सोने के लिए कहता ना तो तुम मान जाती। ये पैसा भी इसी तरह कमाया ना, सो के। तेरी नीयत चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरे बुरे वक्त में तू काम आया ना, इसलिए मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है तुझे, वरना मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ ना, ये जानता नहीं है तू। मुझे मालूम था इस डगर पे मुझे मौत भी मिल सकती है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है। अपने शरीर दिखाने का बड़ा शौक है ना तुझे? तुम्हारा देवर वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और तू उसको ले जाने की कोशिश कर रही है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अच्छे से समझ रहे तुझे, अब ये तो नहीं चलेगा। यही पे काट दूंगा, यही पे काट दूंगा। सर, शामली रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। लेडी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। पहचान पता चली कौन? जी हाँ सर, एक्सीडेंट साइट से आईडी मिली है जिस पे फाल्गुनी गुप्ता लिखा हुआ है। मेरठ की रहने वाली है। कांस्टेबल को भेजा उसके एड्रेस पे। नानी कहाँ गई राघव अंकल? बेटा वो आ जाएंगी। और मम्मी वो कहाँ है? मधु जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपके लिए जवाब देना कितना मुश्किल है, पर कुछ बातें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। फाल्गुनी का एक्सीडेंट शामली रोड पर। फाल्गुनी शामली में कहाँ जा रही थी? शामली? सर वो तो 2 दिन से शहर के बाहर गई थी। शहर से बाहर कहाँ? सर वो मुझे नहीं पता, पर अपना टिफिन का काम दूसरे शहर में भी फैलाना चाहती थी। मधु जी, जिस जगह पर फाल्गुनी का एक्सीडेंट हुआ वो जगह आपके घर से कोई 60-70 किलोमीटर की ही दूरी पर है, और आप कह रही हैं कि फाल्गुनी 2 दिन से शहर से बाहर थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है वो घर लौट रही हो और रास्ते में उसके साथ। सर, एक्सीडेंट स्पॉट का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। सर इसमें जिस तरह से फाल्गुनी भाग रही है और जिस तरह से व्हीकल ने उसे हिट किया, उसे ये तो मर्डर लग रहा है सर। गाड़ी का नंबर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फाल्गुनी की मौसी को ये तक नहीं मालूम कि फाल्गुनी कहाँ गई, और अब इस तरह से फाल्गुनी मारी जाती है। पता लगाओ कि फाल्गुनी इस जगह पर क्यों गई, और इस टेम्पो का भी पता लगाओ। बहुत पढ़ाई कर रहे हो मेरे पीछे से। चलो आज तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। आजा। पानी। अच्छा बता, मेरे बेबी के शरीर में कितने तिल हैं? बस कीजिए आप, शक की भी सीमा होती है। क्या होती है? नहीं भैया। अच्छा, मतलब इसको मारो तो तुमको दर्द होता है? इतने नजदीक आ गए हो तुम दोनों। हिम्मत है? हैं? इधर आ। हिम्मत है तो मेरे पीछे से छुप छुप के जो करते हो मेरे सामने करके दिखाओ। चलो चलो। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? ठान के आया हूँ। हमको धोखा दोगे तो यहीं पे जान से मार दूंगा। फाल्गुनी की मौसी ने तेरी गंदी नीयत के बारे में सब कुछ बता दिया है हमें। सर उसके मौसी ने खुद मुझसे कहा था कि वो फाल्गुनी की शादी मुझसे करवाना चाहती है। देख, अगर हमें बाद में पता चला ना कि इसमें तेरा तनिक भी हाथ है तो बिल्कुल हाथ नहीं है सर। अगर वो गलत रास्ते से पैसा कमाएगी तो ऐसी हालत तो होनी ही। कहना क्या चाहता है तू? सब बोल। सर 4 महीने पहले तक
फाल्गुनी के पास अपनी बेटी की फीस भरने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और 4 महीने के अंदर उसने मेरे 8 लाख रुपए चुकता कर दिया। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे ब्याज के साथ। मुझसे सवाल करने से पहले आप उसकी मौसी से पूछिए कि फाल्गुनी शहर में किस किस के पास जाती थी जो उस पर इतना पैसा बरसा रहे थे। राघव अंकल की तरह आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। मम्मी मुझसे इतने दिन तक दूर नहीं रह सकती। बेटा मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हुआ है। सर संजीव तो जलता था फाल्गुनी से, आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? देखिए, अगर संजीव ने कुछ किया है तो बचेगा नहीं, लेकिन आपको भी तो नहीं मालूम कि हत्या के 2 दिन पहले से फाल्गुनी कहाँ थी? सर मुझे सच में नहीं पता। हाँ मनीष। इंक्वायरी में पता चला है कि फाल्गुनी ने शामली रोड पे एक जगह रेंट पे ले रखी थी। व्हाट? सर फाल्गुनी ने ये जगह 2 महीने पहले ही रेंट पे ली थी। यहाँ के लैंडलॉर्ड का कहना है कि वो यहाँ से कोई बिजनेस कर रही थी। पर फाल्गुनी तो मेरठ से टिफिन सर्विस चलाती थी ना, यहाँ क्या कर रही थी? तो बेटा ये सारे एविडेंस कलेक्ट करो। सर निर्भीक एजेंसी इस नाम से एग्रीमेंट करवाया था फाल्गुनी ने। अच्छा, किस तरह का बिजनेस था? मतलब वो क्या कर रही थी, कुछ बताया था? सर कंसल्टेंसी का बिजनेस बता रही थी, बोल रही थी कि अभी स्टैब्लिश कर रही हूँ, कुछ दिनों बाद ये जगह रिनोवेट करके ऑफिस खोल लेगी। 12 तारीख को आई थी क्या फाल्गुनी? नहीं सर, वो यहाँ कभी कभी आती थी। ठीक है, हमें एग्रीमेंट के पेपर चाहिए। जी सर। सर अगर फाल्गुनी का टिफिन सर्विस रूही टिफिन सर्विस के नाम से है तो फिर ये निर्भीक एजेंसी क्या है? और इसके बारे में तो उसकी मौसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। शायद देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी फाइल थी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जिनको चला दिया गया। मनीष एक काम करो, पता करो कि वो निर्भीक एजेंसी के नाम से कौन सा बिजनेस कर रही थी, किस तरह का बिजनेस था, और ये भी पता लगाओ कि उस बिजनेस का उसके मर्डर से कोई कनेक्शन निकल जाएगा। ये सही नहीं किया हमने। आप भूल गई इस आदमी ने हमारे साथ क्या क्या किया है? लेकिन जो भी था ये मेरा पति है। मैं सर इतनी बुरी मौत कैसे दे रही हूँ? अब इतना मत सोचिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था हमारे पास। सर फाल्गुनी को टक्कर मारने वाले टेम्पो के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो टेम्पो सफेद रंग का है। पॉसिबल है कि क्रिमिनल्स ने उसका रंग बदल दिया। तो फिर इतनी प्लानिंग की किसने होगी और किस मकसद से? सर फाल्गुनी ने निर्भीक एजेंसी नाम से एक करंट अकाउंट भी खोला था। इस अकाउंट की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि एक डिटेक्टिव एजेंसी है। डिटेक्टिव एजेंसी? यस सर, और 4 महीने पहले ही फाल्गुनी को इसका लाइसेंस मिला है। मतलब जिसे हम टिफिन सर्विस चलाने वाली एक साधारण औरत समझ रहे थे, असल में एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव भी थी। मैंने फाल्गुनी के बैंक ट्रांजैक्शंस भी चेक किए, पता चला कि उसमें 4 लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया और ये 4 लोग कोई और नहीं, फाल्गुनी के क्लाइंट्स थे। सर ये चारों केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और फोर्जरी के थे जिनको फाल्गुनी ने सक्सेसफुली खत्म कर दिया था। तो उसके ऑफिस में मौजूद फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को जलाया क्यों गया होगा? क्या उनमें किसी के राज छुपे थे जिन्हें फाल्गुनी उजागर करने वाली थी? ये सब तो काफी हद तक जल चुका है सर। 1 PH 2 SKR 3 HC C is similar। शर्मा भले ही मैक्सिमम स्टफ जल गया है, लेकिन इससे ये क्लियर हो गया है कि फाल्गुनी जरूर कोई ऐसा केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो उसके मर्डर की वजह बना।
सर फाल्गुनी के सीडीआर में कोई सस्पिशियस नंबर भी नहीं मिला, लेकिन सर फाल्गुनी की लोकेशन पिछले 2 महीने से अक्सर मुजफ्फरनगर की थी, लेकिन सर उसके सीडीआर में मुजफ्फरनगर का कोई नंबर नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि वो कोई दूसरा नंबर भी यूज़ करती हो। शर्मा, अपने सारे खबरों को एक्टिव करो। उनसे कहो कि वो पता लगाएं कि फाल्गुनी मुजफ्फरनगर में कहाँ जाती थी और किस किस से मिलती थी। ओके सर। अब चादर प्रथा शुरू करते हैं। भैया यहाँ ना, पकड़ लीजिए। गिरीश, अपने दोनों हाथ इसमें डुबा के चारों कोने में छापा लगा दो। अब चादर प्रथा समाप्त हुई है, उसके अनुसार अब आप दोनों पति पत्नी हो। फाल्गुनी और डिटेक्टिव, ये सब बातें सुन के मैं खुद हैरान हूँ। सर, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मधु जी, आप फाल्गुनी को उसके बचपन से जानती थी और 11 साल से तो आप उसके साथ रह रही थी। अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानती तो क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि फाल्गुनी भरोसा नहीं करती थी आप पर, ट्रस्ट नहीं था उसे, इसके लिए अपनी बातें छिपाती थी आपसे? सर, ऐसा भी तो हो सकता है वो जानबूझ के कर रही हो। अभी वो डिटेक्टिव थी तो ऐसे लोग अंडरकवर होके भी तो काम करते हैं ना। अच्छा। सर, मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी। फाल्गुनी लॉ स्टूडेंट थी और उसके पिता के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। पर शादी के पहले वो क्रिमिनल लॉयर के पास काम करती थी सर। और शादी के बाद? सर, शादी के बाद उसका पति उसे कुछ नहीं करने देता था। फिर उसके पति के मौत के बाद वो मेरे साथ टिफिन सर्विस का काम करने लग गई। आपके साथ? हाँ। लेकिन उसका जो ये टिफिन सर्विस का बिजनेस था, उसके डॉक्यूमेंट्स में तो आपका कोई शेयर नहीं है। वो तो सैलरी देती थी ना आपको। सर, वो हमारा रिश्ता इन सारी चीजों के परे था। ये पुलिस क्यों आई है राघव अंकल? वो पुलिस स्टेशन में भी आपकी मम्मा का खाना जाता है ना, इसीलिए। आइए सर। फाल्गुनी इसी एनजीओ में वर्कर बन के काम करती थी। ये भी तो हो सकता है कि फाल्गुनी एनजीओ वर्कर बनकर यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आती है। फिलहाल तो सिर्फ इतना पता चला है कि फाल्गुनी आसपास के कई गांवों में जाकर ग्रामीण औरतों को वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर ट्रेनिंग दे रही थी। पॉसिबल है आसपास के गांवों में जाकर वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है। मे बी सर। इंक्वायरी में एक बात और पता चली है, ये फाल्गुनी आजकल कड़िया गांव ज्यादा जा रही थी। कड़िया गांव? सुनिए, हमें पता चला है कि एनजीओ वर्कर फाल्गुनी अक्सर आपसे मिलती है। जी। क्यों मिलती थी वो आपसे, वजह क्या है? सर वो सोशल अवेयरनेस के लिए सबके घर आ रही थी। आप? जी, मैं पति हूँ इनका। कुछ और पूछना है आपको? नहीं। ये मैडम तो मुझे भी मिली थी। कृष्णा के पहले पति सरजू के बारे में पूछ रही थी। क्या? कृष्णा का पहला पति? जी, दूसरा पति गिरीश देवर था कृष्णा का, लेकिन सरजू के मौत के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। अच्छा, ये फाल्गुनी सरजू के बारे में क्यों पूछ रही थी? यही कि सरजू की मौत कैसे हो गई। क्या आप हमें बता सकती हैं कि सरजू की मौत कैसे हुई थी? सर, गिरीश और कृष्णा कहते हैं कि सरजू भैंस खरीदने जा रहा था तो कोई गाड़ी मार गई उसको, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों ने उसे मारा होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? सरजू को शक था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। हमको धोखा दोगे तो यहीं पे जान से मार दूंगा। और एक बात, सरजू के मौत के 2 महीने पहले से वो काफी बीमार चल रहा था, खाट से उठा तक नहीं जा रहा था उसे। ऐसे में वो खुद पैदल चल के हाईवे तक कैसे जाएगा? मुझे लग रहा है सर, फाल्गुनी या सरजू की मौत का राज पता करने ही आई होगी। फाल्गुनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी। इस तरह के लोग तभी इन्वेस्टिगेट करते हैं जब उन्हें कोई हायर करे। इस छोटे से गांव में कौन ऐसा होगा जिसने फाल्गुनी को हायर किया होगा? हमें ना लोकल पुलिस से कंफर्म करना चाहिए कि सरजू का एक्सीडेंटल केस में कोई फाउल प्ले था क्या, और क्या वाकई में या ऐसे राज दफन है जो फाल्गुनी की हत्या का कारण बने।
तुम डर क्यों रही हो? ये डॉल तुम्हारी मम्मी ने दी है तुम्हारे लिए। मम्मी ने? हाँ, मम्मी ने ऑर्डर पहले की होगी, बस पार्सल आ जाया है। राघव, जरा इधर आना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। मम्मा, जाना सच में जरूरी है? हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। वरना तुम ही बताओ, मम्मा तुमसे दूर इतने दिन के लिए रह सकती है? लेकिन आजकल आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है। सॉरी बेटा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मम्मा, आपने मेरे लिए डॉल ऑर्डर की थी, मैं आपको कहाँ से ऑर्डर करूं ताकि आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ? कहाँ चले गए मम्मा? जो कुशवाहा एक्सीडेंट केस में हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिससे कि लगे कि उसका मर्डर हुआ था, और सरजू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये क्लियर था कि उसका एक्सीडेंट ही हुआ था। अच्छा, सरजू का जिस टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ था वो सफेद रंग का था ना? नहीं नहीं, सरजू की बीवी ने बयान दिया था कि कोई सफेद रंग का ओल्ड कार था। तो वो जो कार थी उस कार का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। मुझे लगता है पुलिस वाला हमसे कुछ छुपा रहा है, हमें ना बहुत संभल के जांच करनी होगी। अगर फाल्गुनी सरजू के एक्सीडेंट को मर्डर मान रही थी तो जाहिर सी बात है वो लोकल पुलिस पे शक कर रही होगी। शर्मा, पता करो कि फाल्गुनी लोकल पुलिस से मिल रही थी क्या, और याद रहे पूरी एहतियात के साथ। ओके सर। मेरठ पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई, मैं बता रहा हूँ, अगर मैं उनके हत्थे चढ़ा ना तो तुम सबकी पोल खोल दूंगा मैं। डर मत, पुलिस, नेता, प्रशासन सब मेरी जेब में है। सरजू का भूत भटक रहा है, वो ना हमसे बदला लेगा, वो बदला लेगा हमसे। इतने मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सर, हमने फाल्गुनी की सीडीआर में मौजूद एक एक नंबर को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन हमें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने फाल्गुनी की डिटेक्टिव एजेंसी को सरजू या फिर मुजफ्फरनगर का कोई भी केस दिया हो। लेकिन सर, चली हुई फाइल से एक अधचला पेपर मिला है। सर, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये किसी पीएम रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन सर समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये किसकी पीएम रिपोर्ट का हिस्सा है। सरजू की बॉडी का भी पोस्टमार्टम हुआ था ना? जी हाँ सर, पोस्टमार्टम तो हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुखबीर ने बताया था कि उसकी रिपोर्ट से क्लियर था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। शर्मा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनिपुलेट भी तो की जा सकती है। सरजू की बॉडी का जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, एक बार उस डॉक्टर से मिलते हैं। क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है? अरे डोंट वरी। आस पड़ोस कोई अगर तुम्हें टच करे ना तो इस बात की समझ होनी चाहिए तुम्हें कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। क्या होता है मम्मा ये गुड टच बैड टच? मैं समझाती हूँ। पहले तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि बैड टच। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर पाल जो पोस्टमार्टम करते हैं कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर समरपाल जी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु चंदन, मेरठ पुलिस। हमें पता चला है कि आपने कड़िया गांव के सरजू कुशवाहा नाम के आदमी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। सर, मैं बहुत सारे विक्टिम का पोस्टमार्टम करता रहता हूँ, मुझे रिकॉर्ड चेक करने होंगे प्लीज। सरजू कुशवाहा, राइट ऑफिसर। एक्सीडेंटल केस है, बॉडी में कई जगह इंजरीज थी और कुछ फ्रैक्चर्स थे, लेकिन हमें कोई फाउल प्ले नहीं लगा। कुछ दिनों पहले मेरठ में भी एक्सीडेंट हुआ था कि विक्टिम पर जानबूझकर टेम्पो चढ़ा दिया गया था। बहुत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, और था वो मर्डर। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? जिस विक्टिम का एक्सीडेंट हुआ था उस विक्टिम का नाम था फाल्गुनी गुप्ता। ये शायद इसके साथ आपने सरजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर की हो। नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानता, और सरजू की रिपोर्ट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ शेयर की थी। ठीक है डॉक्टर, हमें इस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए होगी। मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। थैंक्स डॉक्टर। मैं तो तुम्हें चाहता था, लेकिन तुमने मेरा ध्यान फाल्गुनी की तरफ मोड़ दिया, और अब उसके मर्डर का इल्जाम भी मेरी तरफ मोड़ दिया। मुझे पता है ना तू कितना बड़ा कमीना है। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुझे मैं फुल सपोर्ट करूंगा फाल्गुनी के बिजनेस को टेक ओवर करने में।
अचानक गांव छोड़ के चले गए, पर कहाँ चले गए हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। उनका गायब होना यही इंडिकेट करता है कि सरजू का एक्सीडेंट बल्कि मर्डर हुआ था। और सर अब तक ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि फाल्गुनी को ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसने दिया होगा। सब पता चलेगा मनीष। देखो ये तो क्लियर होता जा रहा है कि फाल्गुनी की हत्या का सरजू के केस से कनेक्शन। एक काम करो, ग्रीश और कृष्णा का लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। उड़ो तो। ओके सर। मेरठ पुलिस मेरे हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। सरजू और फाल्गुनी के बारे में पूछताछ कर रही थी। देखो अगर इस केस में मेरा नाम आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। किसी का नाम नहीं आएगा। थोड़े दिनों में मेरठ पुलिस झक मार के निकल जाएगी, और अगर ना भी निकली तो उसे भी खरीद लेंगे। वो पुलिस वाला बिकाऊ नहीं लग रहा था, या तो उसका भी ट्रांसफर करवा दो या फिर उसे भी ठिकाने लगवा दो। सर मुझे पता चला है कि सरजू के एक्सीडेंट में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वैसी ही गाड़ी का इस्तेमाल और एक एक्सीडेंट में किया गया था। व्हाट? जी सर, ये केस सनोली विलेज का केस है और इस एक्सीडेंट में दुर्गेश सिन्हा नाम के आदमी की मौत हुई थी। ये दुर्गेश है। और इस केस में भी गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। आखिर इस मिस्टीरियस व्हीकल की मिस्ट्री क्या है? अगर ये सबके सब मर्डर थे तो फिर ये कौन करवा रहा था और क्यों? फाल्गुनी के मर्डर को भी एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। क्या फाल्गुनी कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसके पीछे गहरे राज छिपे थे? एक बार दुर्गेश के केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलता है। हमें दुर्गेश के केस में ऐसा कोई फॉल प्ले नजर नहीं आया जिससे लगे कि वो मर्डर हो, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया था कि दुर्गेश की मौत एक्सीडेंट से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएंगे दुर्गेश की? हाँ श्योर। थैंक यू। ये दुर्गेश की बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टर समर ने किया था ना? जी सर, ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। दोनों रिपोर्ट्स में मौत की वजह एक ही लिखी है। अच्छा शर्मा, ये डॉक्टर समर का सी बनाने का स्टाइल नोटिस किया तुमने? बड़ी अजीब ढंग से सी बनाया। फाल्गुनी के ऑफिस में हमें एक डायरी मिली थी, उस पर लिखा था सी इज सिमिलर। तो क्या सी सिमिलर का इंडिकेशन इन्हीं दोनों रिपोर्ट्स का है? पूरे चांसेस। शर्मा, हमें फाल्गुनी के ऑफिस में जली हुई फाइल्स के बीच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जली हुई कॉपी भी बनी थी, याद है? इसका मतलब फाल्गुनी के पास ये दोनों रिपोर्ट्स थे, और फाल्गुनी सरजू का ही नहीं बल्कि दुर्गेश का केस भी इन्वेस्टिगेट कर रही हो। ये डॉक्टर समर उस दिन से ही हॉस्पिटल नहीं आ रहा है जिस दिन से हम उससे मिलने गए। डॉक्टर समर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कब से नहीं हुआ घर पे? सर पिछले 3 दिन से घर नहीं आया वो। कविता चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, कोई बताएगा? बताते हैं। सर ये देखिए, इतनी सारी डॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्या ये सब क्या चल रहा है इस घर के अंदर? सर मेरे बेटे को इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया बनाने का शौक है। अरे ये क्या कर दिया आपने? तूने मेरे रूम में कैमरा लगा दिया। अरे मम्मी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपने रिमोट आई को टेस्ट कर रहा था। है कहाँ वो? फोन भी बंद कर रखा है उसने अपना। सर मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता है। अपनी मर्जी का मालिक है वो। ये दुर्गेश सिन्हा यही रहते थे ना? जी हाँ। देखिए, उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में आपसे बात करनी है हमें। इस लड़की को पहचानते हैं? नहीं। आप जरा गौर से देखिए, शायद आपको कुछ याद है। बोला ना नहीं, और मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप जाइए यहाँ से। देखिए, हमारा बात करना बहुत, सुनिए, देखिए हमारी बात सुनिए। अब मम्मा, मैं तो डर गई। मैंने सोचा 2 दिन बाद वापस आई हूँ ना, तो ऐसे सरप्राइज करती तुझे। लेकिन मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप चली जाती है तो यहाँ पर फाल्गुनी तुम आ गई? हाँ मासी। हाँ रूही ने आपको तंग तो नहीं किया मेरे पीछे से? अरे नहीं, बहुत अच्छे से रही है वो। मम्मा, मैं क्यों नहीं बता पाई आपको वो सब?
सर दुर्गेश की बीवी का ऐसा रवैया देख के ताज्जुब हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरजू की तरह दुर्गेश की मौत की हकीकत भी कुछ और ही है। मैंने मॉर्चरी में पता किया, पिछले 3 महीने में डॉक्टर समर ने 15 बॉडीज का पोस्टमार्टम किया और उन 15 में से 9 एक्सीडेंटल केसेस हैं। तो क्या ऐसे और भी केसेस हैं? इस डायरी में ना कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये विक्टिम्स के नामों का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। जैसे सरजू का सरनेम है कुशवाहा, यानी कि सरजू कुशवाहा। और ये देखो, ये 7वें नंबर पे लिखा है SK। ऐसे ही दुर्गेश का सरनेम है सिन्हा, यानी कि दुर्गेश सिन्हा। और ये यहाँ 9वें नंबर पे लिखा है DS। ऐसे ही जो बाकी के विक्टिम्स हैं उनके भी नाम और सरनेम के अल्फाबेट्स मैच हो रहे हैं। माय गॉड, आई सर ये केस तो हमारी सोच से भी परे का निकला। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि फाल्गुनी से ये सब इन्वेस्टिगेट कौन करवा रहा था। सर ये विपिन है, दुर्गेश सिन्हा का पड़ोसी और दोस्त भी। दुर्गेश के बारे में आपको कुछ बताना चाहता है। बोलो। सर भले ही दुर्गेश की बीवी और सब लोग ये मानते हैं कि दुर्गेश की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन सर दुर्गेश तो कैंसर पेशेंट था, वो तो चल भी नहीं सकता था। व्हाट? उसका इलाज एनटी दीक्षित मेमोरियल अस्पताल में चल रहा था। और सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस शाम जब मैं दुर्गेश को मिलने उसके घर गया था तो वो बिस्तर पर ही अपने प्राण छोड़ चुका था। फिर मुझे उसकी पत्नी ने वहाँ से जाने के लिए कहा। उसके बाद मुझे उसी रात को ये पता चला कि दुर्गेश का हाईवे के पास में एक्सीडेंट हो गया है। सरजू के पड़ोसी ने कहा था सर कि सरजू काफी बीमार रहता था और ठीक से चल भी नहीं पाता था। और उसकी वाइफ कृष्णा ने स्टेटमेंट दी थी कि सरजू भैंस लेने जा रहा था, हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये बहुत बड़ा गेम है शर्मा, इसकी जड़ें ना काफ़ी गहरी है। अच्छा, दुर्गेश के दोस्त ने बताया कि दुर्गेश कैंसर पेशेंट था, एनटी दीक्षित मेमोरियल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। एक काम करो, रिकॉर्ड चेक करो वहाँ पे। हमें कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना होगा। हद, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। नहीं सर, दुर्गेश सिन्हा नाम के सर किसी पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर, और ना ही सर इस नाम के किसी कैंसर पेशेंट का इलाज हुआ है इस हॉस्पिटल में। दुर्गेश कैंसर पेशेंट था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने इंक्वायरी करवाई। डॉक्टर समर ने जिन 9 और एक्सीडेंटल विक्टिम्स का पोस्टमार्टम किया था, उन सबके केसेस भी सरजू और दुर्गेश के केस की तरह सस्पिशियस थे। और ये सारे के सारे विक्टिम्स लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये काफ़ी ताज्जुब भरा है कि ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को क्यों और किस मकसद से मारा गया और उनके मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया गया। हमें ना इस फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर बात करनी होगी, तभी हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। सर, गिरीश और कृष्णा सहारनपुर के घर में छिपे हुए थे। सहारनपुर पुलिस को उसी घर से उनकी लाशें मिली हैं। सर, क्राइम सीन से सुसाइड नोट मिला था, शायद इन दोनों ने सुसाइड किया। हमने अंजाम की परवाह नहीं की और एक करार कर लिया, मौत से करार। मौत का ऐसा करार कि अब मौत से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। हमारा गुनाह बस इतना है कि हमने अपनी मजबूरी के साथ सौदा कर लिया। देखिए, मैं जानता हूं आपके पति सरजू कुशवाहा को कैंसर है और उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन आपको उनकी मौत के बाद काफ़ी पैसा मिल सकता है। किस बात का पैसा? फिर जैसे ही सरजू की मौत हो गई, देर रात में आप उसकी लाश को हाईवे पर डाल दीजिएगा, जहां एक गाड़ी उन्हें कुचल कर चली जाएगी। फिर आपको पैसा मिल जाएगा। कृष्णा को टीवी था, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और सरजू भैया से नफरत थी मुझे, इसलिए मैंने उनसे एक करार कर लिया। लेकिन हमको क्या मिला? सिर्फ 2 लाख रुपए और इतना सारा तनाव। हम अपने पाप के बोझ से दब गए, इसलिए हम दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब तो बेहद अजीब है सर, ना ऐसा पहले कभी देखा और ना सुना। जैन सर, तो मुझ पे गुस्सा हो ना? मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। और राघव अंकल, वो तो और भी बुरे। उन्होंने मेरे साथ। रूही, राघव ने क्या किया तुम्हारे साथ? देखिए, टारगेट्स तो आप लोगों को अपने अपने पूरे करने ही हैं,
लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई नई पॉलिसी बेचें तो क्रॉस चेक कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स पूरे। एक्सक्यूज मी, मनीष सिंह जी, एसपी सर ने तो आपको बता ही दिया होगा कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था। जी, लेकिन हमें ताज्जुब इस बात का है कि इतने समय तक आप चुप क्यों रहे? आपको तो बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था। एक्चुअली हम डिलेमा में थे कि हमारा शक सही है या गलत, और उसी को पुख्ता करने के लिए हमने फाल्गुनी को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में लगाया था। इसके अलावा 4 और डिस्ट्रिक्ट में हम अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो मतलब फाल्गुनी को आपने हायर किया? जी, फाल्गुनी को मैं 10 साल पहले से जानता था, जब वो एक क्रिमिनल लॉयर के यहाँ काम किया करती थी। वो लॉयर मेरे दोस्त थे, और जब मुझे पता चला कि फाल्गुनी ने डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट की है तो मैंने उससे बात की। हमें ऐसे इंसान की तलाश थी जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर इस मामले की पूरी सच्चाई सामने ला सके। मुझे क्या करना होगा सर? फाल्गुनी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 4 महीनों में 183 पॉलिसी होल्डर्स ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम किया है। ये काफ़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि ये सारे लोग लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, और पॉलिसी लेने के 1 महीने पहले इन लोगों ने अपने पैन कार्ड बनवाए और बैंक में अकाउंट खुलवाए। उसके पहले इनका किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं था, और पॉलिसी लेने के 1-1.5 महीने बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। सर, इसमें पक्का फाउल प्ले है, वरना इतने सारे लोगों के साथ सेम हादसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ज़रूर किसी ग्रुप ने या किसी गैंग ने इनसे ये सब करवाया होगा। फाल्गुनी एकदम सही डायरेक्शन में थी। हमें भी हिंट मिलने लगे थे कि इन सब के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, और इसमें काफ़ी पुलिस वाले और काफ़ी पोस्टमार्टम डॉक्टर्स शामिल हैं। लेकिन इसके पहले कि फाल्गुनी हमें कोई प्रूफ देती, उसका मर्डर हो गया, और तब हम श्योर हो गए। हमारे बाकी इन्वेस्टिगेटर्स ने भी हमें इंफॉर्मेशन दी थी। 500 से ज़्यादा केसेस हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा इंश्योरेंस क्लेम हुआ है। व्हाट? 500 से ज़्यादा केसेस? मतलब हम ये मान सकते हैं कि 500 से ज़्यादा लोगों का मर्डर हुआ है जिसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया? शायद, लेकिन इसके पीछे किंगपिन कौन है, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, वी आर स्टिल क्लूलेस। ये जितने भी सारे केसेस हैं, आप हमें इनकी डिटेल्स दीजिए। जी। हाँ कविता। सर, दुर्गेश की वाइफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गई है। वो हमें उन लोगों के बारे में बताना चाहती है जिनके कहने पर उसने दुर्गेश की मौत को एक्सीडेंट की शक्ल देने का प्लान बनाया था। गुड जॉब कविता। कहाँ है दुर्गेश की बीवी? सर, ये तो हमें सब कुछ बताने वाली थी, और इसको भी मार दिया क्या? सर, विटनेस ने बताया कि सफ़ेद रंग का टेम्पो था, और टेम्पो इस डायरेक्शन में गया। आगे जो चेक पोस्ट है, इन्फॉर्म किया उनको? सर। हेलो, हाँ, ओके, ठीक है, हम भी बस उसी साइड आ रहे हैं। कंपनी का रीजनल मैनेजर ही कंपनी के साथ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। मुझे कोई फंसा रहा। ओए, फंसा रहा है? हाँ, तेरे गुनाहों की लंबी चेन तोड़ दी हमने। टेम्पो ड्राइवर हिस्सी चीटर है, इंस्पेक्टर सदानंद के कहने पर वो ज्यादा मर्डर कर रहा था। इंस्पेक्टर सदानंद ने तेरे कजन कपिल का नाम लिया है, और कपिल ने तुम लोगों की सारी पोल खोल दी है। और भी बहुत सारे लोग शामिल है ना इसमें, और ज्यादातर को तू रास्ते से हटा चुका है, जैसे डॉक्टर समर। इन सब का किंगपिन तू है ना? चलो बोल। ये सब मेरे कज़न कपिल की खुरापात थी। एक दिन दारू के नशे में उसने मुझे बताया कि उसका एक एक्सीडेंट पॉलिसी होल्डर कैंसर का पेशेंट था। कपिल ने उसकी फैमिली के साथ मिलकर ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची कि उसका क्लेम पास हो गया। और यहीं से तुझे इन गुनाहों की तरकीब सूझी? हाँ सर, सबसे पहले हमने ऐसे पेशेंट्स की हॉस्पिटल से डेटा निकालना शुरू किया, और फिर जो फैमिलीज़ मान जाती थी हम उनका अकाउंट खुलवाते थे और उन्हें एक्सीडेंटल पॉलिसी खरीदवाते थे, और जब उनकी मौत हो जाती थी तो उनकी फैमिली हमें बताती थी, और
फिर हम उनकी लाशों पर से गाड़ियाँ चढ़ाकर उन्हें एक्सीडेंट की शक्ल दे देते थे। सदानंद और सुप्रीत जैसे पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे केसेस को एक्सीडेंटल केसेस बनाकर फाइल बंद कर देते थे, और समर जैसे पोस्टमार्टम डॉक्टर ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते थे जिसमें कोई फाउल प्ले नजर न आए। हाँ सर, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हम उन पेशेंट के नाम गायब करवा देते थे ताकि किसी को पता ना चले कि उन्हें जानलेवा बीमारी थी। एक रिकॉर्ड गायब करने की फीस 35,000 फिक्स थी, और क्लेम करने वाले को तुम लोग 50-50 हजार रुपए देते थे, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए। उनका बैंक अकाउंट भी खुद ऑपरेट करते थे, और जैसे क्लेम का पैसा अकाउंट में आता था पैसे निकाल के गायब। और फाल्गुनी का कसूर यह था कि उसने तुम्हारे गुनाहों की लंबी चेन का पता लगा लिया था। हाँ सर, वो जिस तरह से मनीष सर को रिपोर्ट कर रही थी वो मेरे लिए खतरा बनती जा रही थी, इसीलिए उसको ख़त्म करना ज़रूरी था, और वो सबूत मिटाने भी ज़रूरी थे जो उसने मेरे खिलाफ जुटाए थे। सर ये गिरोह इतने बड़े पैमाने पर गुनाहों को इस तरह से अंजाम दे रहा था, ये सोच के भी ताज्जुब हो रहा है। आई थिंक ये इस दशक का सबसे बड़ा स्कैम होगा। हमारा ऐसे केसेस से भी सामना हुआ है जहां पर लोग पॉलिसी के लालच में अपनों का कत्ल तक करवा देते हैं, और यहां तक चंद पैसों के लालच में लोग अपने करीबियों की लाशों का सौदा कर रहे थे। ऐसे गुनाहों को देखकर ये नहीं लगता है कि आजकल इंसानियत का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है? सर फाल्गुनी की मौसी ने फाल्गुनी के वर्कर राघव की कंप्लेंट की। वो काफी दिनों से फाल्गुनी की बेटी को मॉलेस्ट कर रहा है।